अगर मैं आपको एक मौका दूं कि आपको सिर्फ एक फ्रेम बनाना है और कहानी इस तरह से बयां होनी चाहिए कि दूसरी पेंटिंग या फ्रेम की जरूरत ना पड़े, हाउ विल यू कन्वे अ होल स्टोरी और द एंटायर हिस्ट्री विद वन सिंगल इमेज, अ यूनिवर्सल मैसेज विद वन कॉम्पोजिशन? जब भी मैं इस तरह का सवाल खुद से करता हूँ तो अक्सर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही पेंटिंग आती है। इसका नाम है आर्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटेड बाय डच आर्टिस्ट योहानस वर्मीयर, जे साइलेंट है। पहली नज़र में ये एक नॉर्मल पेंटिंग लगती है, प्लीजिंग, बैलेंस्ड और कुछ भी ऑड नहीं, मगर ऐसा है नहीं। इसकी मास्टरी समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा और इस पेंटिंग के हर छोटे से छोटे पहलू पर बात करनी होगी। आई एम आकाश राजपूत एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी। In 1653, at the age of 21, वर्मीयर ने कैथरीना बोन्स से शादी की, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक स्टूडियो खरीद सके और अलग रह सके। इसलिए वो अपनी सासू माँ के घर पर रहकर ही काम करने लगा। कला के मामले में एक बात कही जाती है कि हम रंगों को पेंट नहीं करते हैं, हम रोशनी को पेंट करते हैं। See, we don't paint the colors, we paint the light। और वर्मीयर उन कलाकारों में से एक था जिसे ये बात अपने वक्त से पहले समझ आ गई थी। अगर मैं वर्मीयर को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूँगा द फर्स्ट सिनेमेटोग्राफर। और अगर वर्मीयर की आर्टिस्ट्री को एक लाइन में साधा जा सके तब मैं कहूँगा द आर्टिस्ट ऑफ प्राइवेट मोमेंट्स। वो पल जो घर में होते हैं, थोड़े अकेले में। यूजुअली जब एक लेडी अकेली होती है वो अपने काम में बिजी होती है और उसे कोई नहीं देख रहा होता, लाइक मिल्कमेड और द वुमेन होल्डिंग अ बैलेंस, या फिर मैं कहूँ द गर्ल विद पर्ल इयरिंग। एक आइकॉनिक पेंटिंग। वर्मीयर कैप्चर्ड द ब्यूटी ऑफ अ हाउस वुमन दैट नो अदर आर्टिस्ट कैन मैच दैट लेवल ऑफ सेंसेशन। जिस पीरियड में बरोक आर्टिस्ट कमीशन वर्क्स में रॉयल पोर्ट्रेट्स, ग्रुप पोर्ट्रेट्स और बाइबल की कहानियों को पेंट कर रहे थे, वर्मीयर घर की खूबसूरती को कैनवस पर ला रहा था। वर्मीयर ने आउटडोर पेंटिंग्स भी बनाई, तब भी कहीं ना कहीं उसने घर के अंदर क्या चल रहा है इस बात पर ज्यादा फोकस किया है। चाहे वो लिटिल स्ट्रीट हो, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट ने रॉयल फैमिलीज के साथ ज्यादा काम नहीं किया, जबकि उसके राइवल आर्टिस्ट वो सब कर रहे थे। और यही बात उसे दूसरे आर्टिस्ट से अलग बनाती है। जब मैं कॉलेज 3rd ईयर में था और वर्मीयर के वर्क्स पर स्टडी कर रहा था, तब एक पेंटिंग जो मुझे सबसे अलग लगी वो थी द आर्ट ऑफ पेंटिंग। इस पेंटिंग में जिस जगह पर पेंटर बैठा है वो बिल्कुल सही जगह है एक सब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए। अगर हम इसमें ग्रिड लाइंस बना दें जो कि रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करती हैं, तो वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर है। पर ये थोड़ा ऑड नहीं है, जहां पर मेन सब्जेक्ट सबसे अच्छे से नजर आ सकता है वहीं पर आर्टिस्ट मुंह फेर कर बैठा है। एक सिमिलर पेंटिंग है लेडी सीटेड एट वर्जिनल। इसमें लेडी वही है जहां यूजुअली इसे होना चाहिए, रूल ऑफ थर्ड्स के गोल्डन पॉइंट्स पर आर्ट ऑफ पेंटिंग में ऐसा नहीं है। यकीनन ये इंटेंशनली किया गया है ताकि आर्टिस्ट की आइडेंटिटी हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहे। कुछ इतिहासकार इस बात का दावा करते हैं कि ये वर्मीयर ही है, पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं है। आर्टिस्ट की पीठ हमें नज़र आ रही है, ना कि चेहरा, इसलिए मिरर का इस्तेमाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सी, लेफ्ट साइड में एक चेयर है, जैसे देखने वाले को इनवाइट किया गया हो, पर यहाँ से आप मॉडल को देख सकते हैं पर आर्टिस्ट का फेस आपको नज़र नहीं आएगा। पेंटिंग में पेंटर कौन है इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वर्मीयर जिस आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करता था या काम किया था उसका नाम था माइकल वैन मोसा। इस ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग का नाम भी आर्ट ऑफ पेंटिंग है। ये वैन मोसा के स्टूडियो से मिली थी, बट ऑफ कोर्स दोनों एक जैसी नहीं हैं। ये पॉसिबल है कि वैन मोसा को एक मॉडल की तरह बिठाया गया हो, मगर वर्मीयर ने ऐसा किया क्यों? शायद इसका जवाब है पेंटिंग की ज्योमेट्री में।
क्या आपको पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है? मैं इसे थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये यहाँ पर है, नक्शे के नीचे मॉडल के हाथ के लेफ्ट साइड में। फ्लोर की टाइल्स, वो स्टूल जिस पर आर्टिस्ट बैठा है, वो टेबल जो मॉडल के सामने है, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। See, the perspective is very greatly used in this pinpoint. All the converging lines are pointing towards the model. वर्मियर चाहता था कि आप यहाँ नहीं बल्कि यहाँ फोकस करें। ये होती है मास्टरी ऑफ कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, कि एक आर्टिस्ट आपको जो दिखाना चाहता है वो आपको वहाँ तक अनकॉन्शियसली कैसे ले जाता है। बिकॉज समथिंग इज हिडन इन दिस मॉडल। वर्मियर की 36 पेंटिंग्स में से 18 पेंटिंग्स में ये चेहरा नजर आता है, पर ये शायद उसकी वाइफ नहीं है। मिस्ट्रेस हो सकती है, पर मेड भी हो सकती है, या शायद दोनों। मॉडल के हाथों में एक ट्रम्पेट है और एक बुक है। सर पर लॉरल रीफ है। आंखें लगभग बंद हैं, मगर जो इशारा कर रही हैं वो टेबल पर रखे हुए कपड़े, एक दूसरी किताब और एक मास्क की तरफ है। ये स्कल्पचर मास्क है जो मोस्टली थिएटर प्लेस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, पर इसको पैरागॉन से भी रिलेट किया जाता है। पैरागॉन असल में एक बहस का मुद्दा है जो 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था पेंटर्स और स्कल्प्टर के बीच में। दोनों इस बात पर झगड़ते हैं कि कौन बेहतर है। ये बहस 150 साल से भी ज़्यादा लंबी चली और इस बहस का कोई अंत नहीं है, क्योंकि किसी एक को सुपीरियर साबित नहीं किया जा सकता। एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि ये पूरा सीन ड्रामेटिक है, जिसे वर्मियर ने सोच समझ के बुना है। क्योंकि मॉडल के होठों को ध्यान से देखिए, जैसे अभी किसी ने कुछ कहा हो और ये पल थोड़ा शर्मीला है। पर ये किताब बहुत भारी है और किसी भी मॉडल के लिए बहुत लंबे वक्त तक ऐसे खड़े रहना बहुत मुश्किल है। यकीन मानिए, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला इस बुक का नाम सिज़ेरिपस इकोनोलॉजिया है। 17th सेंचुरी में इस बुक का इस्तेमाल सिंबल्स को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। ये एक तरह की डिक्शनरी है सिंबल्स की। इस बुक में एक रेफरेंस है, उस रेफरेंस में हमें पता चलता है कि इस लेडी का ये गेटअप इस तरह का क्यों है। क्लियो, और यू कैन कॉल द म्यूज ऑफ हिस्ट्री। क्लियो का जो वर्णन किया गया है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मॉडल ने अपने सिर पर ये पत्तियों वाला ताज पहना है। वर्मियर ने जिसे पेंट किया है वो एक एलेगोरिकल फिगर है। क्राउन असल में इटर्नल लाइफ या अनंत जीवन का सिंबल है, और ट्रम्पेट अनंत कीर्ति का या फेम का। क्लियो इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। वर्मियर खुद एक कैथोलिक आर्टिस्ट था, पर उस टाइम पर जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी वो प्रोटेस्टेंट डच गवर्नमेंट थी। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच का झगड़ा तो सालों से चला आ रहा है। इस पेंटिंग में जो शैंडलियर है, या आप इसे झूमर कह सकते हैं, इसमें 2 सिर वाला ईगल है जो ये दर्शाता है कि ये एक कैथोलिक सिंबल है। पर क्या ये कैथोलिक विचारों का पतन भी दर्शाता है? क्योंकि मोमबत्तियां बुझी हुई हैं और ये झूमर अपनी इम्पोर्टेंस खो चुका है। या वर्मियर कुछ याद दिलाना चाह रहा था? ये तब ज़्यादा क्लियर होता है जब इस पेंटिंग में बने नक्शे को हम गौर से देखते हैं। नक्शे का रेफरेंस लियो बेल्जिकस से लिया गया है। लियो बेल्जिकस एक पुराने टाइप का मैप होता था। पेंटिंग में जो मैप है वो असली मैप है, पर जरा यहाँ ध्यान दीजिए। लेफ्ट साइड में जो एलेगोरिकल मैप है उसमें शेर बैठा हुआ है, पर जो मैप वर्मियर ने बनाया है उसमें शेर 90 डिग्री पर घुमा हुआ है, मानो नीदरलैंड साम्राज्य का पतन दिखाया हो। 1660 में नीदरलैंड के 2 टुकड़े हो गए थे, मगर पेंटिंग में जो मैप है वो अब भी पुराना वाला ही है, विभाजन से पहले का। जबकि पेंटिंग को 1666 में बनाया गया है, विभाजन के 6 साल बाद। लाइट एंड शैडो से दोनों हिस्सों के बीच की दरार दिखती है, पर हिस्सों को अलग अलग पेंट नहीं किया गया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वर्मियर के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। ये डेफिनेटली एक हिस्टोरिकल पीस है, मगर इस सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है ये पूरा का पूरा सेटअप, ये जगह एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट एंड पीपल। आर्किटेक्ट एंड ऑथर फिलिप स्टेडमैन ये क्लेम करते हैं कि वर्मियर ने इस पेंटिंग की ड्राइंग को
कैमरा ऑब्सक्यूरा की मदद से ड्रॉ किया है। हालांकि वर्मियर पहला आर्टिस्ट नहीं था जिसने कैमरा ऑब्सक्यूरा का इस्तेमाल किया था। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर इसे कैमरा ऑब्सक्यूरा से ड्रॉ किया गया है, उसकी मदद ली गई है, तो हर एक चीज़ को लाइव सेटअप किया गया होगा, उसके बाद ही इमेज को कैप्चर किया गया होगा, जिसके लिए सच में इस जगह का मौजूद होना ज़रूरी है और हर चीज़ वहाँ होनी चाहिए जहाँ इस पेंटिंग में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लोर। 17th सेंचुरी में पूरे नीदरलैंड में इस तरह की टाइल्स किसी आम घर में थी ही नहीं, और उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था जो फोटो कहीं से डाउनलोड करके रेफरेंस ले लिया जाए, और जहाँ थी वो राजकुमारी का घर था। इसके बाद आर्टिस्ट के कपड़ों पर जरा गौर कीजिए। लाल रंग के अंडरगारमेंट्स और आर्टिस्ट के फैंसी कपड़े, और पेंटिंग में फ्लोर को, आर्टिस्ट को, उसके अंडरगारमेंट्स को इस तरह से पेंट करना रियलिस्टिक होने की बजाय शो ऑफ ज़्यादा लगता है, या ये एक सार्केस्टिक मॉकरी थी उस टाइम के आर्ट वर्ल्ड के ऊपर। अगर आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वीडियो पॉज कीजिए और देखिए क्या पेंटिंग में कोई गड़बड़ नज़र आ रही है। मैंने आर्टिस्ट इसलिए कहा क्योंकि आपको आर्ट के फंडामेंटल्स की नॉलेज होगी। चलिए थोड़ी सी हिंट देता हूँ। प्रपोर्शंस को ध्यान से देखिए, कुछ ऑड नज़र आ रहा है? अगर नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं, वर्मियर की ट्रिकरी है ही कमाल की। पहली बार में ढूंढ लेते तो चमत्कार समझिए। द साइज ऑफ द आर्टिस्ट एंड द साइज ऑफ द मॉडल इज नॉट क्वाइट एक्यूरेट। हम इसे आर्ट में रिस्पेक्टिव प्रपोर्शन कहते हैं। अगर आर्टिस्ट अपनी जगह पर खड़ा हो जाए तो वो मॉडल से लगभग दुगना लंबा होगा। अगर लड़की की लंबाई 5 फीट हुई तो आर्टिस्ट की लंबाई 8 या 9 फीट होगी। कमरा छोटा है और दोनों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए आर्टिस्ट नॉर्मल आई व्यू से इतना बड़ा नहीं दिखेगा। आज इस तरह का इफ़ेक्ट कॉमन है क्योंकि अब हम कैमरा यूज़ करते हैं और ये ट्रिक आसानी से यूज़ की जा सकती है, पर आज से 350 साल पहले ये कॉमन नहीं था। वर्मियर पेंटेड हिज पेंटिंग्स लाइक अ सिनेमेटोग्राफर। वर्मियर सिनेमेटोग्राफर तब था जब लुमियर ब्रदर्स और सिनेमा आया भी नहीं था। डेप्थ, बैलेंस, आउट ऑफ फोकस, ब्लर क्वालिटीज इन अ पेंटिंग, ये सब मॉडर्न कैमरास के फीचर हैं, या मुझे सही टर्म यूज़ करके ये कहना चाहिए कि मॉडर्न सिनेमेटोग्राफर्स वर्मियर से इंस्पायर होते हैं। द गर्ल रीडिंग अ लेटर एट द विंडो। वर्मियर की इस पेंटिंग का जब एक्सरे लिया गया तब पता चला कि बैकग्राउंड में एक क्यूपिड भी पेंट था, पर फिर वर्मियर ने उसे कवर कर दिया। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन था। प्यार दिखाने के लिए बैकग्राउंड में क्यूपिड का होना ज़रूरी नहीं है। दिस मोमेंट स्पीक्स इन इटसेल्फ। ये कलाकार अपने समय से बहुत आगे था। जब बाकी आर्टिस्ट रियलिटी को रेप्लिकेट या कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर रहा था। वो पेंटिंग्स में एक ऐसी रियलिटी को गढ़ रहा था जो उसकी बनाई हुई थी, और इसे इतने सलीके से गढ़ा गया है कि पता लगाना लगभग नामुमकिन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि तभी आप आर्टिस्ट के नज़रिए में ढल पाओगे जो उसने प्रेजेंट किया है। अपने आप को सरेंडर कर दो कुछ देर के लिए उस आर्टिस्ट के सामने, तब आप उसकी दुनिया देख पाओगे। कमाल की बात है ना कि वर्मियर ने 6 महीने तक एक ही पेंटिंग पर काम किया और उससे ये पता था कि वो इसे कभी नहीं बेचेगा, अपने जीते जी तो नहीं। वर्मियर की मौत गरीबी में ही हुई, और जब उसकी मौत हुई तो 720 गिल्डर्स बेकरी वाले पर उधार थे। मेरा इस पेंटिंग को एक्सप्लेन करने का एक रीज़न ये है कि कॉलेज में लोग घंटों बोलते हैं पर कभी भी सीधा पॉइंट पर नहीं पहुंचते, और यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे कि हाउ टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट और हाउ टू ड्रॉ अ कार, तो आपको ढेरों संख्या में ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। बट वन थिंग दे रेयरली टीच यू इज़ द फिलॉसफी ऑफ पेंटिंग। आपको 100 पेज की पेंटिंग की हिस्ट्री मिल जाएगी, पर थॉट प्रोसेस को ढूंढना मुश्किल होता है। हाउ एन आइडिया कैन ग्रो a different level of complexity in the mind of an artist
एक आइडिया जो आर्टिस्ट के माइंड में बुरी तरह से उलझा हुआ है और वो कैसे डिसाइड करता है कि इसको कैनवस के ऊपर कैसे लाना है। आर्टिस्ट ने सिर्फ एक इमेज नहीं बनाई, बल्कि उसके पीछे एक बहुत लंबी थॉट प्रोसेस है जो हमें नज़र नहीं आ रही। अपने विचारों को बाहर आने दो, जैसा था वैसा कॉपी कर दिया, उससे स्किल तो आती है पर सोचने की क्षमता ख़त्म होती जाती है। और पेंटिंग में क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटी को ख़त्म करना मुझे नहीं लगता एक अच्छा आइडिया है। अगर 350 साल पहले एक आर्टिस्ट कैमरा ऑब्स्क्यूरा का इस्तेमाल करके इतने उलझे हुए विचारों को एक पेंटिंग में डाल सकता था, तो आपके पास किस चीज़ की कमी है? The day we will learn to put our thoughts creatively in an artwork, and the day we will learn to show the beauty of our heart and mind and the beauty of life, on that day we will learn the art of painting.